नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की न्यायिक आज़ादी की कहानी की। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को हज़ारों मील दूर लंदन से खींचकर अपनी ज़मीन पर, मतलब दिल्ली में, लाकर खड़ा कर दिया। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की सबसे बड़ी अदालत, मतलब आखिरी अपील सुनने वाली कोर्ट, 4000 मील दूर हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज़ादी से पहले भारत के लिए ये एक सच्चाई थी। हर कानूनी मामले की जो फाइनल सुनवाई होती थी, वो लंदन में बैठी प्रिवी काउंसिल करती थी। और ये सिर्फ एक दूरी का मामला नहीं था, ये न्याय के रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ी दीवार थी। तो देखिए, ये दो कॉलम असल में दो अलग अलग दुनियाएं दिखाते हैं। एक तरफ थी ये प्रिवी काउंसिल। सोचिए, 4000 मील दूर, फैसलों में 4-4, 5-5 साल लग जाते थे। और खर्चा, अरे इतना ज्यादा कि आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता था। ये साफ साफ औपनिवेशिक शासन, मतलब गुलामी का एक प्रतीक था। और दूसरी तरफ था एक सपना, एक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का सपना। एक ऐसी अदालत जो अपने देश में हो, जहां लोगों को आसानी से और समय पर न्याय मिले, खर्चा भी कम हो, और जो आज़ाद भारत की संप्रभुता की निशानी बने। तो हुआ ये कि प्रिवी काउंसिल के इन सारी दिक्कतों की वजह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक मांग खड़ी हो गई। दशकों तक भारत के नेता ये आवाज उठाते रहे कि हमें अपने देश के लिए अपने लोगों की एक अदालत चाहिए, एक फेडरल कोर्ट। और ये सिर्फ कोई मामूली सुधार की बात नहीं थी, नहीं, ये तो स्वशासन, मतलब सेल्फ रूल की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। तो ये जो विचार था, ये हकीकत कैसे बना, इसका भी एक अपना सफर है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1921 में, जब सर हरी सिंह गौड़ ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार ये प्रस्ताव रखा। फिर बात आगे बढ़ी। 1931-32 में लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, वहां इस पर खूब चर्चा हुई। 1934 तक आते आते पार्लियामेंट्री जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ने बाकायदा इसकी सिफारिश कर दी। और फिर आखिरकार 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने इस सपने को एक कानूनी शक्ल दे दी। और बस इसी कानूनी ढांचे के साथ जन्म हुआ भारत के फेडरल कोर्ट का। हाँ, ये बात सच है कि ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, अभी भी कुछ सीमाएं थीं, लेकिन जुडिशियल सॉवरेनिटी यानी न्यायिक संप्रभुता की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा पहला कदम था। तो तारीख थी 1 अक्टूबर 1937। दिल्ली के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में भारत के फेडरल कोर्ट का उद्घाटन हुआ। इसका काम क्या था? इसका मुख्य काम था 1935 के एक्ट को इंटरप्रेट करना, मतलब उसकी व्याख्या करना, और साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच जो भी झगड़े हों उन्हें सुलझाना। ये वो संस्था थी जिसका भारत को दशकों से इंतजार था। अच्छा, अब जरा इस अदालत की पहली बेंच पर नजर डालते हैं। ये बहुत खास थी। चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस ग्वायर, एक ब्रिटिश बैरिस्टर, जो मजे की बात है कि 1935 के एक्ट के ड्राफ्ट मेकर्स में से एक थे। उनके साथ थे दो बहुत ही सम्मानित भारतीय, एक सर शाह एम सुलेमान, जो अपनी न्यायिक समझ के लिए मशहूर थे, और दूसरे MR जयकर, जो एक शानदार वकील तो थे ही, साथ में एक बड़े राष्ट्रवादी नेता भी थे। तो आप देखिए, ये ब्रिटिश कानूनी अनुभव और भारतीय बुद्धिमत्ता का एक कमाल का मिश्रण था। लेकिन देखिए, किसी भी नई संस्था का असली इम्तिहान तो मुश्किल वक्त में ही होता है ना? तो इस नई अदालत के लिए वो मुश्किल वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहीं पर इसकी असली आज़ादी और इसके चरित्र की परीक्षा होनी थी। अब देखिए, जैसे ही जंग शुरू हुई, अंग्रेजी हुकूमत ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकारों पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि ये जो नई अदालत बनी है, ये क्या करेगी? क्या ये सरकार की बेहिसाब ताकत के आगे झुक जाएगी, या फिर ये लोगों के अधिकारों की ढाल बनकर खड़ी होगी? और फेडरल कोर्ट ने इसका जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। साल था 1942, केस था निहारिंदु दत्त मजुमदार वर्सेस किंग एम्परर। चीफ जस्टिस ग्वायर ने सेडिशन यानी राजद्रोह की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, सुनिए, सरकार की सिर्फ आलोचना कर देना, चाहे कितनी ही सख्त भाषा में क्यों न हो, वो राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह तब होगा जब किसी के बोलने या लिखने का इरादा साफ तौर पर हिंसा भड़काना या गड़बड़ी फैलाना हो। ये उस जमाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसा सिद्धांत जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक अगले ही साल 1943 में कोर्ट ने एक और जबरदस्त कदम उठाया। केस था केशव तलपड़े वर्सेस किंग एम्परर।
इस केस में कोर्ट ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के रूल 26 को ही रद्द कर दिया। ये वो नियम था जो सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की खुली छूट देता था। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जंग का माहौल हो या कुछ भी, सरकार कानून से ऊपर नहीं हो सकती। तो इन बड़े बड़े फैसलों ने ये साबित कर दिया था कि हाँ, भारत की अपनी एक आज़ाद न्यायपालिका हो सकती है जो सरकार के सामने भी नहीं झुकती। और अब कहानी के आखिरी पड़ाव का वक्त आ गया था। वो पड़ाव था न्यायिक ताकत का लंदन से दिल्ली को पूरी तरह से ट्रांसफर होना। और ये ट्रांसफर 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, 1948 में एक कानून आया जिसने हाई कोर्ट से सिविल अपीलों को प्रिवी काउंसिल की जगह फेडरल कोर्ट में भेजना शुरू कर दिया। स्टेप 2, 1949 में एक और कानून आया जिसने प्रिवी काउंसिल का जो भी बचा खुचा अधिकार था उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर आया फाइनल स्टेप, स्टेप 3, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो फेडरल कोर्ट ही आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। और वो तारीख थी 28 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शुरू किया। और देखिए कंटिन्यूटी कितनी शानदार थी। जो फेडरल कोर्ट के जज थे सर हरिलाल जे कानिया, उन्हीं को आज़ाद भारत का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया। फेडरल कोर्ट कुल मिलाकर सिर्फ 12 साल चला, लेकिन इन 12 सालों में इसने 135 फैसले दिए। अब ये 135 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 135 मजबूत पत्थर हैं जो उस नींव में लगे हैं जिस पर आज भारत का पूरा संवैधानिक कानून और हमारे सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है कि कैसे एक ऐसी अदालत जो एक कॉलोनियल सिस्टम में पैदा हुई, उसने सिर्फ 12 साल के अंदर अपनी आज़ादी साबित की और एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ी जिस पर आज दुनिया की सबसे ताकतवर कोर्ट्स में से एक खड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट के बनने की नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र के न्यायिक आत्मविश्वास के पैदा होने की।